तो एसिड्स क्या होते हैं हमारे, जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या दें, H+ आयन दें। यानी कि एसिड्स के बारे में जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये H+ आयन देता है, लेकिन कब देता है, जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें हम इसे। अगर हम इसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना करें तब क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? क्या ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा? नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो तभी कर पाता है जब H+ आयन हो। ठीक है, यानी कि जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो। तो इसी से रिगार्डिंग ये टॉपिक था हमारा। तो ये एक तरह का नोट ही है, इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई हमारी एक एक्टिविटी भी है। इसमें कहा है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर नहीं है, ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। अगर वाटर ना हो तो ना तो वो H+ आयन देगा, ना ही उसके अंदर किसी तरह की एसिडिक एक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने ली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फ्यूम्स, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसा? हमारे पास एक लिटमस पेपर है, कैसे कलर का? ब्लू कलर का, क्योंकि हमें पता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा तो उस पर अगर एसिड हम रिएक्ट कराएंगे, एसिड से उसे टच करेंगे तो वो ब्लू को क्या कर देगा, एसिड रेड कर देगा, ये हमें पता है। ठीक, ये जो पेपर था हमारा ये कैसा था? ड्राई, ये ड्राई लिटमस पेपर है। ठीक, अब हमने क्या किया, HCl की फ्यूम्स, HCl की जो फ्यूम्स है, फ्यूम्स मतलब भाप, अब HCl की फ्यूम्स होंगी और उसके अंदर बिल्कुल प्योर HCl है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। यहाँ पे क्या है हमारी HCl फ्यूम्स हैं। HCl फ्यूम्स मतलब यहाँ पे वाटर का कोई कंटेंट नहीं है इनके अंदर, ये बिल्कुल प्योर HCl है, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये फ्यूम्स जब जाके इस लिटमस पेपर से टकराती हैं तो हमने ये देखा कि ये लिटमस पेपर ब्लू से रेड नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे H+ आयन नहीं थे। एक बार फिर हमने ये एक्टिविटी दोहराई, लेकिन इस बार ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर हमने लिया, ये वेट लिया, वेट लिटमस पेपर। वेट किससे? विद वाटर। ठीक है, और इस पे फिर वही एक्टिविटीज, फ्यूम्स ही हमने यहाँ पे स्ट्राइक करवाई HCl की। ठीक है, यहाँ पे थी HCl फ्यूम्स। तो अब ये जो HCl की फ्यूम्स हैं, अब क्या करेंगे ये ब्लू लिटमस पेपर का, क्या होगा, क्या लग रहा आपको? जैसे ही ये फ्यूम्स इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो इसके पास क्या है, वाटर कंटेंट तो है ना, तो अभी तो इसमें H+ आयन है नहीं, लेकिन जैसे ही इससे टकराएंगी तो इसके वाटर के अंदर वो फ्यूम्स क्या करेंगी, डिजोल्व हो जाएंगी। डिजोल्व होती क्या देंगी, H+ आयन, और ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है ये कैसा हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में जो एसिडिक बिहेवियर है वो तभी शो होता है जब एसिड के साथ क्या हो, वाटर भी हो। ठीक, इस पॉइंट का यही मतलब था। क्लियर है? चल नेक्स्ट की मिनरल एसिड्स जो हैं उनके इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या यूज़ हैं, कहाँ कहाँ हम मिनरल एसिड्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ तो आपको नॉर्मली पता है कि जो लेड एसिड बैटरी हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर में, तो वे बैटरीज़ के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा? सल्फरिक एसिड H2SO4। तो लेड एसिड बैटरी में इसका यूज़ हो रहा है। बहुत सारी पेपर की डाई इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्री हैं, वुलन इंडस्ट्री हैं जहाँ पे इसका यूज़ होता है एसिड का, है ना। तो बहुत सारी जगह हैं, मतलब अनगिनत हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे सल्फरिक एसिड के लिए कहाँ यूज़ होगा, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सल्फरिक एसिड यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, और स्पेशली कौन से फर्टिलाइज़र, अमोनियम सल्फेट के, है ना। तो अमोनियम सल्फेट के जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो जैसे लाइक अमोनियम सल्फेट्स, है ना। तो अमोनियम क्या होता है तुम्हारा NH4 और सल्फेट SO4, तो ये होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इसे पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट। तो इस अमोनियम सल्फेट को कैसे बनाया गया, तो सबसे पहले हमारे पास होता है अमोनिया NH3। ठीक है, अब अमोनिया से और सल्फरिक एसिड के द्वारा बनाया जाएगा। सल्फरिक एसिड से क्या मिला, SO4, और अमोनिया से क्या मिला, अमोनियम आयन, है ना।
तो इसी तरह सल्फरिक एसिड होगा तो वहाँ से SO4 आयन भी हमें मिल जाएगा और इससे क्या होगा, ये तरह के फर्टिलाइजर्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इन फर्टिलाइजर्स को फॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, सल्फरिक एसिड की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो NH4 ऐसे NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जो है इस तरह और बहुत सारे हो सकते हैं ना, जहाँ जहाँ भी किसकी ज़रूरत है, सल्फेट आयन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, H2SO4 की, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की। दूसरा और कहाँ यूज़ होगा, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल्स फॉर्म करने में, प्लास्टिक्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, कार की बैटरीज वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इसके यूजेज हैं कि सल्फरिक एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पेंट्स तो आपको पता ही है, डाइस का भी पता है, अब केमिकल्स भी पता है, प्लास्टिक्स है ना, क्लियर है, उन्हें बनाने में। सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिससे नाइलॉन की रस्सी बनती हैं, है ना। अब जैसे तो खाट भी बुनते हैं, बहुत सारे बाण ऐसे आते हैं प्लास्टिक के जो हैं, वे सारे बाण किससे बने होते हैं, फाइबर से, है ना, प्लास्टिक के फाइबर होते हैं बारीक बारीक। तो उन फाइबर्स को फॉर्म करने में भी किसकी ज़रूरत है, H2SO4 की रिक्वायरमेंट है। डिटर्जेंट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। डिटर्जेंट्स जो हैं सल्फेट के डिटर्जेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट में क्या जुड़ा होगा, सर है ना, कार्बन, हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होगी और लास्ट में क्या होगा, सल्फेट आयन होगा, तो वहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कार की बैटरीज में तो डायरेक्ट यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट, अब नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कहाँ कहाँ है, इसका भी फर्टिलाइजर्स बनाने में होगा। किस तरह के फर्टिलाइजर्स, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि अमोनियम NH4 और नाइट्रेट क्या होगा, NO3। तो नाइट्रेट कहाँ से मिलेगा, HNO3 से। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट है यहाँ इसे बनाने के लिए, क्योंकि नाइट्रेट आयन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होगा, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ होगा, है ना, ट्राई नाइट्रोटोलेंस और डाइज और प्लास्टिक्स, इन्हें सब बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना सबसे मेन समझो, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का एक काम दिमाग में अच्छे से रख लो, क्लोरीन का काम होता है सफाई करने का, बहुत अच्छा यूज़ है इसका ये। ठीक है, क्लोरीन हमेशा क्या करती है, सफाई। कैसे याद रखेंगे, तो जैसे आपने सुना ही होगा कि जैसे कि स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन की बड़ी बड़ी गोली डाल दें, जो वाटर है पीने का जो पानी आता है उसके अंदर वो भी कैसा होता है, क्लोरीनेटेड होता है। क्लोरीनेटेड किस लिए, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन डाल के हम उसके जो बैक्टीरिया हैं, जो वर्म्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं ना। तो डिसइंफेक्शन करने के लिए कि इन्फेक्शन जो है, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वे क्या हो जाए, मर जाएं, तो इसीलिए वाटर क्या बनाते हैं, क्लोरीनेटेड। तो क्लोरीन कहीं भी आप डालोगे, सपोज कि कोई बर्तन भी है ना, वो बहुत गंदा हो रहा है, आप HCl डाल दो उसमें, डाइल्यूट वाला, थोड़ा सा हिलाओगे तो एकदम वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो HCl का काम क्या है यहाँ पे, कि इसके पास क्या है, मेनली क्लोरीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, क्लोरीन है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें सफाई वगैरह काम आता है। दूसरा, अगर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म। ऑक्साइड फिल्म का मतलब क्या होता है, कोरोजन। बहुत से मेटल्स हैं, उन मेटल्स पे क्या लग जाता है ऊपर की तरफ, कोरोजन। तो कोरोजन को साफ करोगे तभी तो उसका कोई रिप्रोसेस कर पाओगे। तो ऑक्साइड, जैसे स्टील ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर जो ऑक्साइड जमी होती है उनको हटा देता है। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका गैल्वेनाइजेशन। सपोज हमारे पास एक स्टील का पाइप है और हमें क्या पता है कि स्टील में क्या लगता है, स्टील में कोरोजन लगता है बड़ी जल्दी से, जबकि जिंक में कोरोजन नहीं लगता। तो एक्चुअली में मुझे स्टील के पाइप के ऊपर जिंक की कोटिंग करानी है। अब जिंक की कोटिंग करानी होगी तो मुझे ऊपर का जो उसका कोरोजन है, जो रस्ट है, उसे क्या करना होगा, हटाना होगा। तो मैं उसे हटाने के लिए क्या करूँगा, पहले उस पाइप को HCl के टैंक के अंदर डीप कराऊंगा। डीप कराने से क्या होगा, उसका सारा कोरोजन हट जाएगा और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद उस पर जिंक की कोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं वे इस तरीके से फैक्ट्री में ये प्रोसेस करते हैं। दूसरा है इन रिमूविंग स्केल डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, मतलब वही ये सेम बॉयलर्स कंटेनर्स ही होते हैं, और स्केल मतलब वो सब गंदगी है ना, एक तरीके से उसे हटाने के लिए इसका यूज होगा। इट इज यूज्ड इन डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री मतलब चमड़े की जो इंडस्ट्री है। तो इन सभी चीज़ों में किसका प्रयोग होता है, HCl का। इससे अलावा भी इसके
इससे अदर बहुत सारे ऐसे यूज हैं जहां मिनरल एसिड्स के प्रयोग होते हैं। लेदर इंडस्ट्रीज में, अब आपको पता है लेदर किससे बनता है? लेदर बनता है चाम, है ना। लेदर को क्या बोलते हैं? चाम। तो जो जानवर होते हैं उनकी चमड़ी को पहले सुखाया जाता है, फिर उसे पीटा जाता है, फिर सुखाते हैं, फिर खींचते हैं। तो वहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है कि फाइनली हमें क्या देना है, इसे एक शाइनिंग लुक देना है। तो वहाँ किसका यूज़ होगा? HCl का यूज़ होगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें बहुत सी जगह हैं ना जहाँ पे इन सभी चीज़ों के यूजेस होते हैं। अच्छा, ये हमारा एसिड था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? बेस। अच्छा, बेस। अब बेस के बारे में हम एक बात अच्छे से समझ लें कि बेस हमारा क्या है, जो हमें वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या दे? OH नेगेटिव आयन दे। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि बेस भी होती हैं जिनमें लास्ट में OH लगा होता है। अच्छा, बेस का निर्माण कौन करता है? मेटल की नॉन मेटल? मेटल्स बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो मेटल्स के बाद में आप OH लगाओगे तो वो एक तरह का बेस है। जैसे कि NaOH है ना, जैसे NaOH, Na एक मेटल है ना। OH का चार्ज क्या होता है? -1। अब यहाँ पे अगर 2 होगा तो होल ट्वाइस, 3 होगा इसका चार्ज तो होल थ्राइस। जैसे एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? 3। अब OH का कितना है? 1। तो इसका 3 इस पर आ जाएगा तो क्या होगा? AlOH होल थ्राइस। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर, ये क्या है? हाँ, 3। तो ऑल दीज आर, ये सभी क्या हैं? बेस हैं। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, है ना, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे बेस हैं। तो इन सभी में अब जैसे KOH है, LiOH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अब ये सारे बेस हैं, है ना। तो इन सभी बेसिस में कुछ स्ट्रोंग होंगे, कुछ वीक होंगे, ठीक। अब स्ट्रोंग कौन से हैं? स्ट्रोंग वे हैं, सारे के सारे वे स्ट्रोंग हैं जिनमें ऐसे मेटल से बनी है जिनका चार्ज कितना? +1। जैसे सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये LiOH है ना, ये सारे के सारे, ये सारे क्या हैं? स्ट्रोंग है ना। तो ये स्ट्रोंग होगा, ये स्ट्रोंग है, ये भी स्ट्रोंग है और ये भी स्ट्रोंग है। जबकि 2 वाले क्या होंगे? वे कुछ कम स्ट्रोंग होंगे, वे इतने स्ट्रोंग नहीं है। अच्छा, ये जो MgOH होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है? ये जो कैसा बेस है? पहली बात, कैसा बेस है? वीक बेस है ना। और ऐसा बेस है जो कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल दैट मीन्स हम इसे मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस के बाद, तो अगर सपोज हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मतलब ये है कि मिल्क मतलब पीने के काम आता है, ऐसा नाम ऐसे रखा। मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम से बना हुआ एक बेस है। तो मैग्नीशियम का जो बेस है वो पीने के काम आता है। कब? जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो। तो डॉक्टर्स हमें जो दवाई देते हैं या इनो वगैरह हम मार्केट से जो लेकर आते हैं, उनके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, है ना, किसी में। तो इसका मतलब वही है कि वीक बेस है इसलिए तो कंज्यूमेबल है, स्ट्रॉन्ग होगा तो कंज्यूमेबल नहीं होगा। तो इसी प्रकार अब ये जो है होल थ्राइस एल्यूमिनियम का प्रयोग कर रही है, तो ये कैसा बेस है? ये बहुत ज़्यादा वीक बेस है, ठीक है। जिनकी चार्ज कितने हैं? +3 है, वो और ज़्यादा वीक होंगे। तो बेस हमारे क्या है? सबसे पहले बेस क्या है जो सबसे क्या देती है हमें? वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव देते हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगी? तो हमारे पास वाटर कंटेनर है और इस वाटर कंटेनर के अंदर हमने एक बेस डाल दिया और जो बेस के पार्टिकल्स हैं, सपोज कितने हैं? वे 10,000 हैं। बेस के कितने पार्टिकल्स हमने इसमें ऐड किए? 10,000, है ना। और डालने के बाद सारे के सारे क्या हो गए? डिसोसिएट, यानी कि टूट गए। किस तरीके से टूट गए? सपोज NaOH आप डालोगे, NaOH, अब जैसे इसे वाटर इसमें मिक्स करोगे तो क्या होगा कि Na+2 ये अलग हो जाएगा, +1, Na+1 अलग हो जाएगा और OH-1 ये अलग हो जाएगा। तो ये जो +1 है ये इसके चारों तरफ क्या होगा? ये एक्वस होगा। एक्वस मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ वाटर जो मॉलिक्यूल्स है ना, वे इसे चारों तरफ से घेर लेंगे। ये जो OH- है ये भी किस कंडीशन में होगा? एक्वस कंडीशन में होगा। इसके चारों तरफ भी क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ किस तरह होंगे, तो सपोज ये Na का एक एटम है जिसके पास प्लस चार्ज है। अब वाटर क्या होता है? हमारा वाटर होता है H2O, यानी कि 2 H होंगे और 1 O होगा। O पे नेगेटिव चार्ज और इन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्लस का चार्ज है किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस के चार्ज को। तो इस सोडियम के चारों तरफ ऑक्सीजन
इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे। हाइड्रोजन में से कौन सा वाला पार्ट? ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट इसके चारों तरफ इकट्ठा होंगे, वाटर ही है ना, पूरे वाटर ही होंगे दोनों तरफ, सब तरफ है ना। तो लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से जुड़े होंगे, ये किससे जुड़े होंगे? ऑक्सीजन की तरफ से। तो चारों तरफ से इसने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। कवर कर लिया तो अब ये जो सोडियम है ये इस वाटर के अंदर क्या हो गया? अच्छे से मिक्स हो गया, डिसोल्व हो गया है ना। इसे कहते हैं डिसोल्यूशन। एक्वस कंडीशन ये है। अब ये जो माइनस है OH माइनस, ये चारों तरफ से घिरा होगा, लेकिन किससे? वाटर से घिरा होगा। तो वाटर के कौन से पार्ट से घिरा होगा? H प्लस से। तो इधर की तरफ H प्लस इस तरह यूं घूम जाएंगे, तो उसे भी चारों तरफ से पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिसोसिएशन हो जाना, यानी कि टूट जाना। तो जैसे ही आप इसके अंदर इसे वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, OH माइनस देगा। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है कि जैसे आपने 10,000 उसके पार्टिकल्स वाटर के अंदर डिप किए और 10,000 के 10,000 ही आपस में डिसोसिएट हो गए, सारे टूट गए, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो वो जो बेस आपने डाला है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस डालोगे तो जैसे 10,000 डाले तो कितने डिसोसिएट हो गए? लगभग 500। बाकी सारे कैसे हैं? ऐसे ही पड़े हैं। 9,500 ऐसे ही हैं, बाकी 500 डिसोसिएट हुए बस। तो वो बेस कैसा है? वो वीक बेस है ना। तो बेस की क्वालिटी ये है कि बेस वो अच्छा जो ज्यादा OH माइनस दे, और बेस होता क्या है? जो OH माइनस देगा। तो जो ज्यादा देगा वही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जो कम देगा वो क्या है? वीक है। पॉइंट क्लियर है? तो अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? ए बेस विच कंप्लीटली आयनाइज, जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, यानी कि आयंस में टूट जाएगा और बहुत सारे अमाउंट में क्या देगा? OH माइनस देगा। तो उसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन कौन से होंगे? NaOH, जो +1 मेटल से बने हैं। ऐसे मेटल्स है जिनका चार्ज क्या है? +1 है ना। LiOH और KOH है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। नेक्स्ट वीक बेस। वीक बेस क्या होंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे। जैसे आप वाटर में मिक्स करोगे तो पार्शियली डिसोसिएट होंगे। पार्शियल मतलब थोड़े बहुत, ठीक है, डिसोसिएट होंगे, बाकी ऐसे ही होंगे। तो उसे क्या कहेंगे? वीक बेस। तो वीक बेस हमारे कौन कौन से हैं? MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, और AlOH होल थ्राइस। ये सारे के सारे इस तरह क्या होंगे? वीक बेस होंगे। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की? तो सबसे पहले देखो, हमने क्या पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो साबुन हमारी होती है उसमें क्या होता है? बेस होता है। साबुन कैसी है? अगर उसे टच करते हैं तो कैसी है? सोपी, ऐसे कहते सोपी है, फिर है ना, थोड़ी सी स्मूथ है सरफेस। तो इस तरह की तो टचिंग फीलिंग आती है ना। सोपी ऐसी, इस तरह की टचिंग फीलिंग कैसी रहेगी? सोपी टची फीलिंग रहेगी। टेस्ट अगर कर सकते हैं, अगर वीक बेस है, कोई कंज्यूमेबल है, अगर उसको हम टेस्ट करके देखें, चख कर देखें, तो कैसा टेस्ट आएगा उसमें से? कड़वा, है ना। तो बेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। अच्छा, बेस लिटमस पेपर के साथ क्या करेंगे? कलर चेंज करेंगे। कैसा कलर? रेड से क्या कर देंगे? ब्लू कर देंगे ना। लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देंगे। तो अब दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये भी करेंगे, क्योंकि ये किस में टूट जाते हैं? आयंस में, चार्ज में। जहाँ भी फ्री चार्ज होगा तो वहीं पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, चाहे वो वायर हो या कोई सोल्यूशन हो। तो सोल्यूशन के अंदर ये प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, फ्री चार्ज ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? टेस्ट, बिटर टेस्ट, सोपी या टच फीलिंग, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक, नेक्स्ट, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? अब यहाँ पे एक दिखाया गया बस। NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। पॉइंट वही है, जैसे मैं कहूँ एसिड का जो रिएक्शन था, तो एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो क्या होता था? साल्ट बनता था प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें ये बेस है और ये मेटल से रिएक्शन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात, देखो समझो बात। अगर एक बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो मेटल कैसी ऑक्साइड बनाता है? मेटल तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और बेस से या बेस किसी बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता। एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता, तो ये फिर मेटल से रिएक्शन कैसे कर लेगा? ये तो बेस है। अब पॉइंट ये है कि दो मेटल हमारे ऐसे होते हैं
जिनके पास दोनों तरह की नेचर होती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। एक तो जिंक और एक एल्यूमिनियम। तो जिंक का ऑक्साइड जो होगा, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे मेटल के ऑक्साइड हैं जो कि क्या होने चाहिए, हमारे बेसिक ऑक्साइड। लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड के साथ साथ क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी है। इनके पास दोनों तरह की नेचर होती है, इसीलिए जिंक के और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कि ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं, जिनके पास एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो इसकी नेचर कैसी मानी जाएगी, एसिडिक। ठीक है, और केवल दो ही हैं ऐसे, जिंक और एल्यूमिनियम। तो मैं चारों की रिएक्शन लिखता हूँ। सपोज जिंक के साथ ऐसा हुआ तो NaOH अगर किससे रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड से, तो भी सेम साल्ट फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट, है ना, तो भी सेम साल्ट फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना निकल के उसमें क्या निकले, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन और जोड़ दो तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का भी इसमें काउंट कर लो। तो अगर NaOH का रिएक्शन किसके साथ हो, एल्यूमिनियम के साथ हो, तो यहाँ पे जिंक के साथ हुआ तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ, एल्यूमिनियम से होगा तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। एल्यूमिनेट का N क्या होता है, AlO2 माइनस, है ना, और इसका Na का प्लस, तो सोडियम एल्यूमिनेट में NaAlO2, इस तरह सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से AlO2O3, तो भी सेम साल्ट सेम फॉर्म होगा, NaAlO2, लेकिन इसके साथ क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, जिसमें कि NaOH का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, जिंक या एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ये एसिडिक बिहेवियर भी रखती हैं और बेसिक बिहेवियर भी रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब एसिड का बेस से रिएक्शन क्या होता है, सोल्ट प्लस वाटर, है ना, सेम हमने इस एसिड में भी पढ़ा था और यही बेस में भी है, प्लस माइनस। तो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा और ये इससे, तो ये वाटर फॉर्म कर लेंगे और ये बनाएगा Na2SO4। नेक्स्ट इज बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से जरूर रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक। तो बेस एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करेगा, एसिड से भी रिएक्शन करेगा, ये हो सकती है। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे CO2 है, इनका रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं इसे याद करने के लिए ऐसे समझूं कि जैसे Ca पे कितने OH हैं, 2, तो Ca पे 2 OH हैं, OH और एक और OH। कभी भी 2 OH एक साथ नहीं रहते, तो इसमें से H2O निकल जाता है। तो इसमें से 2 H और एक O से आप वाटर निकाल दो, H2O, ये निकल गया। अब क्या बचा, CaO प्लस हमने इसमें क्या मिलाया था, CO2। ये CO2 इस CO के साथ डायरेक्टली ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, CaC और O कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर हुआ CaCO3 और प्लस क्या फॉर्मेशन हुई, H2O। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब है यूजेज ऑफ बेस। बेस के यूजेज, जैसे एसिड के यूज हैं इंडस्ट्री में, वैसे ही बेस के यूजेज भी हैं। तो सबसे पहले है NaOH का। अब NaOH का यूज़ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि NaOH जो क्या होता है, कॉमन नेम इसका क्या होता है, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का प्रयोग किस में करते हैं हम, सोप फॉर्मेशन में करते हैं, सोप बनाने के लिए। ठीक है, तो NaOH का प्रयोग साबुन या सोप बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ होगा, अच्छा सोप में होगा, फिर पेपर बनाने में होगा, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे रेयन, है ना, रेयन 66, तो रेयन वगैरह के फाइबर्स बनाने में भी इसका यूज होता है। फाइबर मतलब वे ऐसे धागे, वे धागे के वैसे फाइबर जिनसे धागे बनते हैं, थ्रेड बनते हैं। फाइबर आर दोज विच आर यूज टू फॉर्म थ्रेड्स, धागा बनाने में यूज होता है। तो आप एक धागा लो, उस धागे को ऐसे ऐसे करके उसमें से ब्रीक सा बीच में से एक सिंगल पार्ट निकाल लो, ऐसे दिखाई भी नहीं देगा वो, है ना, तो वो जो एक पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, फाइबर। तो ऐसे ब्रीक ब्रीक फाइबर बनते हैं जिसे एक साथ हम रख के क्या बनाते हैं, थ्रेड, धागे। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं मैन मेड, जो फैक्ट्री में बनते हैं, ये जो रेयन टाइप का है, इसमें किसका यूज होगा, NaOH का। नेक्स्ट,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम, इसको तो आप भी पता है किस में यूज होता है सिलेक्ट लाइम का। हाँ, कली में वाटर मिलाते हैं ना हम, है ना, कली में पानी मिला दो तो कली का एक घोल बनता है जिसे COH होल्टो सिलेक्ट लाइम कहते हैं। उससे क्या करते हैं, व्हाइट वॉश, है ना, तो घरों में व्हाइट वॉश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। और कहाँ प्रयोग होता है COH होल्टो का, इसी सिलेक्ट लाइम का ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे साल्ट्स में, ठीक है, तो वहां भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग तो एंटी एसिड की तरह होता है। एंटी एसिड मतलब क्या है, जो एसिड को खत्म करता हो, है ना, क्योंकि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो अगर हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड है तो उसको क्योर करने के लिए, इंडाइजेशन करने से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, अलग अलग बेस के यूजेस बता रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ होगा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए होगा, है ना, और फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। हार्ड वाटर क्या है, देखो वाटर के अंदर बहुत सारे साल्ट होते हैं, वाटर के अंदर बहुत से साल्ट होते हैं। कैसे पता चलेगा कि बहुत सारे साल्ट हैं, आप वाटर को गर्म करो, उसे फिर ठंडा करो, ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे, जब बॉईल करने के बाद ठंडा करोगे, उसके बाद देखोगे कि उसकी जो नीचे की परत है उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद पट्टी सी जम जाएगी वहाँ। तो वो जो वाइट कलर की वो जो पपड़ी सी वहाँ जमती है, वो किस चीज़ की है, वो सॉल्ट है। ठीक है, तो आपने वाटर को गर्म किया, फिर ठंडा किया, साल्ट तो अलग हो गया ना, गर्म करते ही वो अलग हो गया, बाद में सेटल डाउन हो गया। तो वाटर को अगर हम गर्म भी कर दें तो भी वो हार्ड से क्या हो जाता है, सॉफ्ट, है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत से साल्ट हैं। ठीक, अच्छा, उसे सॉफ्ट करना क्यों है, स्पेशली जब कपड़े धोते हैं तो सॉफ्ट वाटर के अंदर कपड़े अच्छे से धुल जाएं और हार्ड वाटर में नहीं धुल पाते। इसी वजह से कि हम ज़्यादा, अगर मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी है कपड़ों में, तो हम क्या करें, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, गर्म पानी का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर थोड़े साल्ट कम हो जाए, अलग हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट होने के बाद अच्छे से धुल पावें। ठीक है, तो वही सॉफ्टनेस लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, साबुन का, सरफ का। उनमें भी क्या है, बेस ही तो है, सोपी फीलिंग है, आपने देखा होगा। साबुन में भी क्या होता है, बेस ही होता है, बताया था, क्लियर है। साबुन बनाने में किसका यूज़ हो रहा है, NaOH का, जो कि क्या है, बेस ही तो है, तो बेसिक नेचर है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो बेसिस हैं, है ना, वे क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं, यानी कि उनके जो सॉल्ट है उन्हें उस वाटर से अलग करते हैं, ये वर्क है। ठीक, तो अब सोडियम कार्बोनेट जो वाइट वॉशिंग सोडा बनाने में यूज़ होता है और इसमें यूज़ हो रहा है, इसको भी आप नेक्स्ट आगे के लेक्चर में पढ़ोगे। तो दूसरा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है, ये तो बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो बनाने में इसका प्रयोग होगा, इसकी भी नेचर बेसिक है, कुकिंग फूड, है ना, बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है, किचन में ही तो होता है। ठीक है, तो जैसे कि कई सारे बच्चे बता रहे थे, एक ने तो मुझे बताया कि भाई जो है, हम राजमे को अगर फुलाना है या छोले अगर फुलाने हैं तो हम उसमें क्या डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, है ना। तो उसका काम यही होता है कि वो जो रसगुल्ले होंगे या कोई भी चीज़ होगी तो उसे क्या करेगा, फुला देगा। ठीक है, तो किचन में इसका यूज़ होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर के तौर पे, और एंटी एसिड की तरह तो काम करेगा ही, क्योंकि बेसिक नेचर है इसकी। और अगर पेट में आपको एसिडिटी है तो इससे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में